निश्चित रूप से आपको जानकारी है कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। वे अम्बेडकर जिन्होंने उन जातियों को भारत में उचित स्थान दिलाया जो सदियों से दलित थे, पीड़ित थे। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले उनके बारे में चंद पंक्तियों से इस क्लास को आरंभ करना चाहता हूं कि धरती हो या आसमां सब हमारे लिए पराए थे। धरती हो या आसमां सब हमारे लिए पराए थे और सदियों से हमने जातियों के नाम पर जख्म खाए थे। धरती हो या आसमां सब हमारे लिए पराए थे और सदियों से हमने जातियों के नाम पर जख्म खाए थे। और फिर एक दिन एक सितारा हमारे दर्द की दवा बनकर आ गया। फिर एक दिन एक सितारा हमारे दर्द की दवा बनकर आ गया। ऐसा हमदर्द मिला हमें कि हमें भी इंसान होने का हक दिला गया। एक ऐसा हमदर्द मिला कि हमें भी इंसान होने का हक दिला गया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, द social structure of India had some injustice with some caste of India। भारत की सामाजिक संरचना के कारण से भारत के कुछ जातियों के साथ में सदियों से अन्याय हुआ था। एंड उस अन्याय के खिलाफ जिस व्यक्ति ने अपनी लड़ाई लड़ी उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मैं आपको पहले तो उनके बारे में कुछ बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो उनके बारे में क्रिटिसिज्म किया जाता है, कुछ थोड़ी बहुत जो उनके बारे में बातें की जाती है। तो मैं आज उनके बारे में उन सभी बातों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को उस समय के सेंट्रल प्रोविंस और आज के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इंदौर के पास महू है। और मैं आपको बता दूं कि उनका जो पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि थी, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, यदि देखा जाए तो वो मिलिट्री का बैकग्राउंड था। उनके नाना जी सेना में थे, उनके दादाजी सेना में थे, उनके पिताजी सेना में थे, उनके चाचा जी सेना में थे। तो कहने मतलब यह है कि वे एक ऐसे जाति में जन्म हुए लिए थे जिसको महार कास्ट कहते हैं। ऐसी जाति जिसको भारत के सामाजिक संरचना में सबसे नीचे रखा गया था, लेकिन उस जाति में होने के बावजूद चूंकि उनके परिवार का मिलिट्री बैकग्राउंड था, इसलिए उनके परिवार की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी कि अन्य हमारे दलित भाइयों की है। फिर भी सामाजिक जो व्यक्ति को समाज में जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका दर्द एक अलग प्रकार का दर्द है। उसको वही महसूस कर सकता है जो उस दर्द से गुजर चुका हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एक्चुअली जब ये हुए तो 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे और इसके बाद इनका लालन पालन ठीक ठाक ही तरीके से हुआ। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जब ये मात्र मैं कहना चाहूंगा कि 2 वर्ष के थे तो इनके माता जी का देहावसान हो गया और उसके बाद पिताजी का रिटायरमेंट हुआ। पिताजी रिटायरमेंट बाद सतारा आ गए। फिर ये लोग बॉम्बे चले गए और वहीं पर बॉम्बे में इनका जो है दाखिला हुआ और यहीं पर वो पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिए। सबसे पहले बताऊं कि अगर आप ये जानते हो कि फ्रॉम द बिगिनिंग डॉक्टर अम्बेडकर वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, देन आई वुड लाइक टू टेल यू हैड मिसकॉन्सेप्शन। कि अगर आप ये जानते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े ही वे मेधावी छात्र थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी ऐसी अगर सोच है तो आपकी सोच गलत है। मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने बॉम्बे के एल्फिस्टन स्कूल से जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया तो उसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उनको सिर्फ 51% नंबर मिले थे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आपके 750 नंबर का उस समय जो है 750 नंबर की परीक्षा होती थी और 750 नंबर में इनको 382 नंबर मिले थे। 382 नंबर मिले थे। अगर आप इसको निकालोगे तो लगभग 51% आएगा। तो उनको 51% नंबर मिले थे। जब उन्होंने ग्रेजुएशन एल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया तो मैं बताना चाहूंगा कि 1000 के पेपर में उनको 449 नंबर मिले। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आता है 44.9%, मतलब लगभग 45%, 45%। आई वुड लाइक टू टेल यू कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने
विदेशों में जा करके अपनी विविधता का परचम लहरा दिया, जिन्होंने भारत की धरती पर वापस आकर के जिन्होंने अपनी विविधता के बल पर लोगों को प्रभावित किया। मैं बताना चाहता हूं कि बचपन से ही वो बहुत पढ़ाई लिखाई मेधावी नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने उनके अंदर एक जो जुनून थी, उस जुनून से कि हमें उस जीवन को नहीं जीना है जिस जीवन के कारण से, जिस जीवन में केवल दुख है, पीड़ा है, संताप है, जहाँ पर भेदभाव है, जहाँ पे हमें अमानवीय तरीके से जीवन जीने के लिए बात किया जाता है, और इस जुनून ने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्राह्मणों के बड़े विरोधी व्यक्ति थे, तो मैं आपकी जो यह धारणा है, इस धारणा को भी मैं आपको मिटाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज नेवर अगेंस्ट एनी कास्ट और रिलीजन। वो किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं थे, बट द सिस्टम विच वे आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कास्ट और दैट पर्टिकुलर रिलीजन, ही वाज कंप्लीट अगेंस्ट दैट। लेकिन वह किसी जाति या किसी धर्म के लोगों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई या धर्म द्वारा व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था में जो लोगों को अन्याय हुए, उस अन्याय के खिलाफ थे। मैं आपको एक छोटी सी वाक्य बताना चाहता हूं। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म तो हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन इनकी जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई पहले सतारा में, फिर बॉम्बे में हुई। और मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि ये रत्नागिरी जिले से, इनका जो मुख्य केंद्र रत्नागिरी था और वहां पर उनका गांव था अम्बाबेडकर, तो उनके पिताजी ने क्या किया था, उनके पिताजी ने उनके नाम के साथ में लिख दिया था भीमराव अम्बाबेडकर। उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। कृष्ण केशव अम्बेडकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने क्या किया, उनके नाम के साथ में वह जो अम्बाबेडकर शब्द था वो हटा करके अपना टाइटल दे दिया अम्बेडकर, अपना टाइटल दे दिया उन्होंने अम्बेडकर। और लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कि निश्चित रूप से स्कूल की स्थिति बहुत खराब थी, नो प्यू नो वाटर। जब चपरासी नहीं आता तो हमें कभी कभी पानी भी नहीं मिलता था, बैठने के लिए हमें घर से लेके आना पड़ता था टाट को। लेकिन उसी बीच में एक ऐसे कृष्ण केशव जो है अम्बेडकर, ऐसे हमारे टीचर भी थे जो साग रोटी लाते थे और हमें कभी कभी साग रोटी खाने को देते थे। कहते उस साग रोटी की जो मिठास है, उसका जो एहसास है, वो मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। उस मिठास के आगे जीवन का कोई भी पकवान जो फीका है। दूसरी बात बता दूं आपको कि जिस व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, जिसने अपने जीवन की प्रकार से मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन को उनके साथ में जोड़ लिया, वह व्यक्ति भी है एक ब्राह्मण जाति से ही थी, और जिनका नाम था सदा कबीर, जिन्होंने अपना नाम बदल के कर लिया सविता अम्बेडकर। तो जिनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको डायबिटीज था, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, उन्होंने भारत के संविधान को लिखने में और साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनकी लड़ाई में उन्होंने इतना अधिक अपने आप को लगा दिया कि उस कारण से उनकी जो है तबीयत खराब हो रहती थी। उनका जो था वो कम रोशनी में पढ़ने के कारण से उनकी आँख खराब हो गई थी, वो डायबिटीज के शिकार भी हो गए थे, ब्लड प्रेशर, उनको हाई ब्लड प्रेशर था। जब उनको बॉम्बे के हॉस्पिटल में उनको जब भर्ती कराया गया, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है एक ऐसी मैं कहूँगा कि ऐसे शख्सियत से हुई जिन्होंने यह निर्णय कर लिया कि इंसान का काम होता है किसी की सेवा करना। एंड इफ एनीबॉडी नीड यू एंड ही इज डिजर्विंग पर्सन, देन यू शुड ट्राई टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर दैट सेक। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, और जीवन में अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि जब आपको लगे इस व्यक्ति को हमारी बहुत सख्त जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब की तबीयत बहुत खराब रहती थी, और डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आपको अगर एक ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके साथ में खड़ा हो जाए, जो आपको समय पर दवा दे, जो आपको अच्छे से खाना बनाकर खिलाए, तो आपका जीवन जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसी महिला से जो जाति से ब्राह्मण थी, और दूसरी बात है कि उनसे उम्र में 18 साल छोटी थी, उन्होंने जब प्रपोजल दिया, जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आई वांट टू मैरी यू, तो उन्होंने इसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।
जबकि अगर उस महिला की बात देखी जाए तो उस महिला के लिए बड़े संघर्ष की बात थी। पहला कि वे उम्र में उनसे बहुत बड़े थे, दूसरा बीमारी के शिकार थे, तीसरा जिस जाति से आ रहे थे उस जाति को उस समय समाज में बहुत समाज में वह जाति उसमें स्वीकार नहीं थी लोगों की, लेकिन उस महिला ने विवाह किया। और देखो, बताना चाहूंगा कि विवाह के सिर्फ 8 साल के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं रहे, उस महिला ने पूरा जीवन उनके लिए गुजार दिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हमारे समाज में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में कुछ जातियों को प्रिविलेज दिया गया और कुछ जातियों को हम लोगों ने दबा करके रखा, कुछ जातियों के साथ में हमने अमानवीय रूप से व्यवहार किए, जिस व्यवस्था को बनाने वाले कुछ ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, इसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते, उसको मनुवादी व्यवस्था कहते। ही वॉज अगेंस्ट द मनुवादी सिस्टम, ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनी ब्राह्मण। वो किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे, वह बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। और मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मैं भी इस व्यवस्था के खिलाफ हूं, जो व्यवस्था किसी अन्याय पर आधारित हो, क्योंकि नजर को निगाह का हक है, मन को आह का हक है, एक दिल है मेरे पास, उसे भी गुनाह का हक है। दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए उसके जज्बातों को, अपने जज्बातों को जो है मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। और अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें जाति के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो जिस व्यवस्था कारण से दुर्व्यवहार किया गया, अगर उस व्यवस्था के खिलाफ वो खड़े थे, तो मैं कहता हूं वो किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह उस अन्याय रूपी उस पैटर्न के खिलाफ थे, जिस पैटर्न को कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो क्षत्रियों के भी खिलाफ थे। तो उन्होंने जो शूद्रों के ओरिजिन के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि शूद्र जो है दे वर आर्यन, वे आर्य लोग थे और वे कोई और नहीं थे बल्कि वो भारत के क्षत्रिय थे। वे कहते थे कि दे वर डिग्रेडेड क्षत्रिय, कि वे क्षत्रिय जिनके समाज में स्थिति खराब हो गई, जो समाज में डिग्रेड हो गए, वही बाद में शूद्र हो गए। क्योंकि समाज में देखो कोई जाति का मतलब नहीं होता, समाज में होता कि आप आर्थिक रूप से किस प्रकार से मजबूत हो, और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत था वही धीरे धीरे ब्राह्मण क्षत्रिय बन करके समाज को चलाने लग गया, और बाकी जो लोग आर्थिक रूप से धीरे धीरे कमजोर पड़ गए थे, उन व्यक्तियों को शक्तिहीन किया गया नियम कानून बना करके, और धीरे धीरे वो समाज के निचले पैदान पे खिसक गए। और चूंकि कुछ धन जो है वो धन पैदा करने वाले वैश्यों के पास था, इसलिए वैश्यों की स्थिति तो ठीक रही, लेकिन शूद्र जी के पास केवल सेवा ही था, और वह सेवा बेचारा और सेवा उसने किया निश्चित रूप से, लेकिन वो धन का उसके पास अभाव था। और आज भी देखो, आप देख सकते हो, अगर आपके घर में 4 भाई लोग हैं, एक बड़ा दिल का अच्छा है, सच्चा है, प्यारा है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। और मैं कहना चाहता हूं कि यही कारण है कि जो शूद्रों के साथ में अन्याय हुआ, वो कहते हैं कि शूद्र जो है वो कोई और व्यक्ति नहीं थे। और दूसरी बात वे जीवन भर कहते हैं कि अगर मैं आज कुछ भी हूं तो उसके लिए मैं सबसे अधिक थैंक यू कहना चाहूंगा 2 व्यक्तियों को। एक मेरी पत्नी रमाबाई को, जिसने जीवन के तमाम मुश्किलों को झेला, जिसने अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा, लेकिन कभी मेरी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने कभी दबाव नहीं बनाया कि आप पढ़ाई छोड़ के आ जाओ, उसने कभी दबाव नहीं बनाया कि आप पैसे भेजो, कमाओ, आप पढ़ो। उसने यहाँ तक कि हमें अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ गई। मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के 4 बच्चे हुए थे, बल्कि 5 बच्चे हुए थे, सॉरी, 4 बच्चे जो है उनके साथ नहीं रहे। एक बच्चा सिर्फ उनका जीवित रहा, जिनको हम लोग जसवंत अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वे जिस व्यक्ति के सबसे अधिक शुक्रगुजार थे वो इनकी पत्नी थी रमाबाई, और दूसरे व्यक्ति जो है वह थे आपको साजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के साजीराव गायकवाड़, जिन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया कि यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। I am the king, I am the monarch, but I am trapped in the social structure of India। मैं भारत के सामाजिक संरचना जकड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको अगर आपके पास दम है तो आप करो। और उन्होंने उनको जो है उनके लिए 11.5 11.5 जो है पाउंड की वजीफा उन्होंने जो शुरू किया था, वो वजीफा दिया, और उसी जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से वो आपके पढ़ने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और फिर इसके बाद वहां से उन्होंने लंदन में पढ़ाई की, और उन्होंने हालांकि संघर्षों में पढ़ाई किया। जब वो आए तो मिलिट्री अकाउंटेंट के रूप में उनकी भर्ती भी हुई, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर भी उनको जाति के नाम पर बड़ा ही उनके साथ भेदभाव किया गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी वो उस व्यवस्था के खिलाफ जरूर थे जो व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें उनको जगह नहीं थी पढ़े लिखे होने के बावजूद। लेकिन
वे कहते हैं कि अगर सयाजी गायकवाड़ जो क्षत्रिय थे, अगर वो नहीं होते तो आज मैं जीवन में जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे नहीं होता। तो निश्चित रूप से देखो, उनको किसी जाति से कोई भी दुराव नहीं था। ही वॉज द मैन ऑफ जस्टिस, वे न्याय के लिए लड़ते थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो जाति की बात है, दूसरी बात जहां धर्म की बात है, तो हिंदू धर्म में जो सनातन व्यवस्था थी उस सनातन व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। हिंदू धर्म में जो आई कुरीतियां थी उसके खिलाफ थे। और यही कारण है कि हिंदू धर्म से निकला जो सिख धर्म था, वो उस सिख धर्म को पहले जो है वो सिख धर्म को उन्होंने हिंदू धर्म को के बारे में जानते थे कि मैं इस धर्म में रह करके जो यह हिंदू धर्म सनातन धर्म जो डिग्रेड होकर हिंदू धर्म हो गया, इसमें मुझे जातिगत रूप से कभी वो स्थान नहीं मिलेगा जिस स्थान का मैं हकदार हूं। तो इस कारण से उन्होंने यह सोच लिया था कि मैं कोई दूसरा धर्म अपना लूंगा। उन्होंने हिंदू धर्म से ही संबंधित एक धर्म जो सिख धर्म है, उस सिख धर्म को उन्होंने अपनाने के बारे में सोचा था। लेकिन जब वहां के जत्थेदारों से बातचीत हुई तो उनको पता चला कि उनको सिख धर्म में भी दोयम दर्जे का सिख माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोयम दर्जे का बन के नहीं रहना चाहता। इसके बाद ही मूव्ड टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सनातन रिलीजन। बौद्ध धर्म है वो भी सनातन धर्म से निकला हुआ एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म निकला है, जैसे जैन धर्म निकला है। तो ही वॉज नॉट अगेंस्ट द सनातन रिलीजन, बट ही वॉज अगेंस्ट द सिस्टम विच वॉज डिग्रेडेड, अगेंस्ट द सिस्टम विच वॉज परवर्टेड। जो सिस्टम विकृत हो गया था उस विकृत सिस्टम के खिलाफ थे। और इस प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि उन्होंने उस बौद्ध धर्म को अपनाया जहां पे सब बराबर थे, जहां पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, जहां पे जातियों के नाम पर कोई जुल्म नहीं, जहां पे लोगों को अपने जीवन के सपनों को आगे बढ़ाने के मौके थे। और मैं बताना चाहता हूं कि 1956 में जब उन्होंने अपना कन्वर्जन किया फॉर द सिंगल डे, 5 लाख लोगों ने उनके साथ में अपने धर्म को बदल दिया। और दुनिया में इतना बड़ा धर्मांतरण आज तक कभी नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो जाति के खिलाफ नहीं थे, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, यहाँ तक कि वो इस्लाम जो है, इस्लाम के बारे में भी उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो बहुविवाह प्रथा है, इस्लाम में जो ट्रिपल तलाक है, वो इसके खिलाफ थे। और इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बहुत बड़े हिमायती व्यक्ति थे। तो वह धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी धर्म के खिलाफ, बल्कि उस धर्म में जो कुरीतियां थी, जो उसमें एब्यूजेस थे, उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते थे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि सम पीपल्स थिंक दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज नॉट इन फेवर ऑफ गेनिंग एंड फ्रीडम टू इंडिया। वे भारत की आज़ादी के पक्षधर नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, यह सही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाएं। अंग्रेज यहां से चले जाएं। जब वो आपको अमेरिका से ब्रिटेन के लिए आए तो उनकी जो थेसिस थी, उस थेसिस को जब पढ़ा गया, उस थेसिस में एक लाइन उनका लिखा हुआ था कि अंग्रेज भारत में है, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था बना रखी है उससे भारत जर्जर होता चला जा रहा है। लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ा काम था, वो जानते थे अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन यहां पर जो लोग रह जाएंगे, क्या वो अंग्रेजों से अच्छे होंगे क्या? अगर आप अपने ही लोगों के साथ जुल्म करते हो, आप अपने ही बड़प्पन के लिए, अपने 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 जाति के नाम पर अपने आप को बड़ा मानते हो और किसी के साथ में जुल्म करते हो, तो ऐसी आजादी हम लेकर क्या करेंगे? इसलिए उनका मानना था इमेंसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। भारत की आजादी से कम महत्वपूर्ण नहीं है हमारी जो दलित भाई हैं उनका उद्धार करना। इसलिए वो भारत की आज़ादी के बारे में प्रखर रूप से नहीं बोलते थे, मुखर रूप से नहीं बोलते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके खिलाफ थे। हाँ, ये बात सही है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में का जो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था। उनका ये कहना था कि अंग्रेज अभी युद्ध में संलिप्त हैं और जाहिर सी बात यह है कि हम थोड़ी समय के बाद में इसमें बात कर लेंगे। हो सकता है कि नो बडी कैन बी परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। कोई व्यक्ति हर मामले में सही नहीं हो सकता, हर मामले में पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं थी कि वो ये नहीं चाहते कि अंग्रेज भारत चले जाएं। हाँ, वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत से जाएं, लेकिन इसके पहले वो हमारे जो दलित समुदाय के लोग हैं जिन्होंने सदियों से गुलामी झेली है, हम लोग तो सिर्फ 200 सालों से गुलामी झेल रहे थे। लेकिन आप सोचो कि जब से ये हमने सब समाज बनाया, उस समय से लेकर आज तक यह गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे हमारे दलित समुदाय के लोग। तो वो लंबी जो गुलामी थी, उस लंबी गुलामी की बेड़ियों को वो कटवाना चाहते थे। और मैं कहता हूं कि इसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं है। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि ही वाज अगेंस्ट महात्मा गांधी। वो देखो, महात्मा गांधी के सिद्धांत के खिलाफ ऐसा लोग कहते हैं। मैं देखो बताना चाहता हूं कि वो कहते थे कि जब आप किसी को भगवान मानकर उससे मिलने जाओगे तो आप कभी भी उसके बारे में सोच नहीं पाओगे। यू हैव टू गो टू द पर्सन
बीइंग अपोजिट टू हिम। आप जब ये सोच कर जाओगे कि आप उसके खिलाफ हो, तो अब आप उस व्यक्ति के बारे में जान पाओगे। उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा गांधी के अंदर झांका, मैंने महात्मा गांधी का झांका, और तो मुझे उसमें महात्मा नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ही वाज पॉलिटिशियन देन महात्मा, वह महात्मा होने से ज्यादा जो है राजनीतिज्ञ थे। मैं भी देखो मानता हूं कि महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हैं, हाँ, लेकिन जो सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया, उस सिद्धांत से देश को आज़ादी मिली, देश को सत्ता मिली। देश को महात्मा गांधी से ज़्यादा महात्मा गांधी के सिद्धांतों की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी के सिद्धांत जो है वो सिद्धांत सर्वोपरि हैं, और उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी मानते थे। वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को माना करते थे। हालांकि उन्होंने पूछा एक बार महात्मा गांधी से कि अगर आप जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ हो, तो आपने खद्दर पहनने की जगह पर यह क्यों नहीं कह दिया लोगों से कि कांग्रेस की सत्ता तभी किसी को मिलेगी जब वह व्यक्ति कम से कम किसी न किसी दलित को अपने यहाँ नौकरी दिया हो, किसी न किसी दलित के यहाँ कभी वह सप्ताह में कम से कम एक बार खाना खाता हो, किसी दलित के यहाँ वो बैठ करके वह जो है वह किसी दलित के साथ वो संबंध जोड़ने की बात करता हो। आपने अगर कांग्रेस संस्था के लिए इसको अनिवार्य किया होता, तो शायद भारत में ये जो जाति का जो यह जातिगत रूप से यह जो संक्रमण फैला हुआ है, इस संक्रमण पर हम बहुत अधिक विजय पा सकते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो महात्मा गांधी से इस बात के खिलाफ थे कि आप जाति प्रथा जिस प्रकार से मिटाना चाहते हो उस प्रकार से मिट सकती। दूसरी बात कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका यह मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वह हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे आधारित है, वह जो है वर्ण व्यवस्था है उसको बांटा गया, समाज जो है वो व्यवस्था में बटा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे यह वर्ण व्यवस्था जो आई हुई, उस वर्ण व्यवस्था में जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे पर शूद्रों को जो सेवा का काम मिल गया, वो उस बात के खिलाफ होते थे। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कट करना चाहूंगा। देखिए, एक बात आप समझ लो कि जैसे आप आज का समाज देख लीजिए, तो कुछ लोग हैं नियम बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो उसकी रक्षा करते हैं समाज की, कुछ लोग हैं जो है उद्यम का काम करते हैं, और कुछ लोग सेवा का काम करते हैं। एक ही माता पिता के अगर 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग काम दिया है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी, क्योंकि जो भारत के ऋग्वेद के पुरुषोत्तम में लिखा है कि ब्राह्मणों मुख भाषित बाहुरजन कृता उरु यश्य तद्वश्य शूद्रोपदाभ बजायते, मैं समझता हूं इस व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बाद के लोगों ने जो उस व्यवस्था को परवर्ट कर दिया, विकृत कर दिया, उसमें गलती है। तो महात्मा गांधी के बारे में मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी इस विषय में गलत नहीं थे। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि इस वर्ण व्यवस्था के कारण से हमारी जाति के लोगों को बहुत झेलना पड़ गया, इसलिए मैं महात्मा गांधी से इस वर्ण व्यवस्था वाली बात पर बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जब बात हो गई कि दलितों को जो है राम से मैकडोनाल्ड की घोषणा हुई कि दलितों को दिया जाएगा, आपको कुल मिलाकर के 71 सीटें रिजर्व की जाएंगी 1582 विधानसभा की सीटों में। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए। तो वहां पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उनसे आपको पूना के जेल में मिलने के लिए गए, और जब वहां पे मिले तो उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आप भूख मत हड़ताल मत करिए, बार बार ऐसा करना ठीक नहीं होता। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो अम्बेडकर, मुझसे चूंकि अम्बेडकर साहब छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अम्बेडकर, मैं ये चाहता हूं कि दलितों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन मिले, लेकिन उनको जिस प्रकार से अंग्रेज जो है वह कह रहे हैं कि दलितों को वोट दलित ही डालेंगे, तो ऐसे में तो कभी जो है दलित भारत के हिंदू समाज के साथ में कभी जुड़ नहीं पाएंगे, ये तो और उनको अलग करने की बात हो गई। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को ये बात समझ में आई, और इस कारण से पूना पैक्ट पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो महात्मा गांधी जी के देखिए कुछ जो बातें थे उसको एकदम अंधाधुंध वो नहीं स्वीकार करते थे, और यही कारण है कि जब उनसे कहा गया कि यू आर द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव स्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि 25 नवंबर 1949 की बात है, संविधान निर्मात्री सभा में उनसे कहा गया कि आप संविधान के निर्माता है। उन्होंने कहा कि दिस इज द रॉन्ग क्रेडिट विच इज गिवन टू मी, यह गलत जो है वह श्रेय मुझे दिया जा रहा है क्योंकि मैं भारत के संविधान का निर्माता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि द partial credit must be goes to
मस्ट बी गोज टू बेनहले नरसिंह राव एंड एस एन मुखर्जी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान बनाने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वह जाना चाहिए आपको बेनहले नरसिंह राव को और एस एन मुखर्जी को। और उन्होंने कहा कि जहां तक मेरे संविधान बनाने की बात है, मैंने वही लिखा जो मुझसे लिखवाया गया। और यही कारण है कि 1953 में राज्यसभा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान मैं जो लिखना चाहता था वो लिख नहीं पाया, यह संविधान किसी काम का नहीं है, और यदि संविधान को जलाने की बात होगी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा जो इस संविधान को मैं जलाऊंगा। तो इस तरीके से देखो, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो डॉक्टर भीमराव, ही वॉज ए मैन ऑफ लॉजिक, वह एक तर्क वाले आदमी थे। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको चीजें बहुत लंबी दूर तक दिखाई देती थी। और यही कारण है कि उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई, क्योंकि जानते थे कि केंद्र के पास अगर पूरी शक्ति आ जाएगी फाइनेंस की तो राज्य जो है वो बिलखते रहेंगे पैसे के लिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत का वित्त आयोग, वह उन्हीं की देन है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें तो चाहे वो भारत का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान विभूतियों में से एक हैं, और उनके बारे में जो भी बातें कही जाती है, मैं कहता हूं कि उनके बारे में जो भी बातें कही जाती है, उनके जैसा होना एक बहुत कठिन काम है। वो चाहते तो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्हें पूरा जीवन अब किताबों को पढ़ने में बिताया, पूरा जीवन दलितों के संघर्ष में बिताया, पूरा जीवन उन्होंने अपने पारिवारिक और लोगों को जो है जोड़ने में बिता दिया। निश्चित रूप से ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन एवर बॉर्न इन इंडिया। भारत में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों में से जो महान लोग हैं, उन महान लोगों में से अगर बात करेंगे हम लोग, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन लोगों में से प्रथम पंक्ति में आपको खड़े मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम सभी विद्यार्थियों का, आप सभी विद्यार्थियों का, और मेरी तरफ से जो भी हमारे लोग हैं, हम सभी लोग उस महान विभूति को प्रणाम करते हैं। क्योंकि देखो, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ईश्वर भी पूर्ण है और उससे पैदा होने वाला यह प्रकृति भी पूर्ण है, और उसी पूर्ण से पूर्ण को पैदा हुआ है, और उस पूर्ण से जब पूर्ण को निकाल दिया जाता है तो पूर्ण ही बचता है। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, इसलिए किसी जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव करना बिल्कुल गलत होता है। एक सशक्त भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए, एक ऐसे भारत के लिए जिस भारत में हर व्यक्ति को फक्र हो कि वी आर इंडियन, हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है, और ऐसे भारत का निर्माण आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों के नक्शे कदम पर चल के ही होगा। जहां तक एक बात मैं बताना भूल गया कि जहां तक अगर आप आरक्षण की बात करोगे, तो उन्हें आरक्षण के बारे में कहा था कि जो विधानसभा, लोकसभा में जो आरक्षण दिया जा रहा है, यह आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था भारत संविधान में। लेकिन हमारे जो नीति निर्माता हैं, इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ पाने के लिए इस आरक्षण के पूरे जंजाल को ही क्या कर दिया, उसको एक जाल बना दिया। और निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं हैं वो सफर कर रही हैं इसके नाम पर। हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए कुछ जातियों को, आरक्षण मिलना चाहिए कुछ लोगों को जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं। निश्चित रूप से आरक्षण किसी जाति विशेष के लिए नहीं बनाकर दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि जो जातियां समाज में पिछड़ी होंगी, हम उनको क्या करेंगे, समय समय पिक करेंगे और उनको आरक्षण देंगे, और जब किसी भी जाति का उद्धार हो जाएगा उसको आरक्षण की लिस्ट हटा दिया जाएगा। तो चलिए, सब बहुत लंबी बातें हैं, हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। बस मैं आज उस महान विभूति को, आज उनका जन्मदिन है, मैं आप सभी विद्यार्थियों की ओर से, अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।